हम लोग क्या पढ़ेंगे? गांधी युग। इसमें देखिए टाइम क्या है, 1919 से 1943। तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि 1919 से पहले भी गांधी जी का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए, डरबन गए केस के सिलसिले में, तो उससे पहले के स्टेशन पर उसके साथ ज्यादती हुआ और वही ज्यादती उसके जीवन का क्या है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसकी जिंदगी में आता है। और वही घटना गांधी जी को आम गांधी से, आम व्यक्ति से एक विशेष गांधी बना देता है। यानी साधारण पुरुष से एक विशेष पुरुष की ओर ट्रांसफर कर देता है। तो एक घटना गांधी जी के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन देता है, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। एक साधारण वकील पेशा वाले लोग सब कुछ को छोड़कर, है ना, वह जो है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए जो है कसम खा लेते हैं, एक बीड़ा उठा लेते हैं। तो घटना क्या हुआ, तो डरबन से पहले पीटरमरिट्जबर्ग स्टेशन था, जहां गांधी जी को फर्स्ट क्लास के टिकट रहते हुए भी क्या किया, उनको टिकट मास्टर उसको धक्के मारकर स्टेशन पर फेंक दिया। तो ये घटना जो है उसके जीवन में काफी परिवर्तन कर दिया। और वो परिवर्तन ऐसा रहा, वहां से उनका जो सफर है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, वो आजीवन जब तक वे जिंदा रहे तब तक चलता रहा। अर्थात 1948 तक के सफर में वो कभी हार नहीं माने। हे बाबू, अपने जीवन काल में वे कभी भी रुके नहीं, सामाजिक बुराइयों से हमेशा लड़ते रहे हैं। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए वे निरंतर आंदोलन किए हैं, सत्याग्रह किए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए हैं, भूख हड़ताल किए हैं, तरह तरह के जो है आयोजन प्रयोजन हुए जो है किए गांधी जी। तो आज की क्लास में हम लोग बारी बारी से इसको देखने का प्रयास करें कि इस गांधी युग में, यानी 1919 से लेकर 1947 जो आजादी की ओर बढ़ता एक कदम है, क्योंकि हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो हम सफर कर रहे हैं अपनी आजादी की ओर, तो उसमें गांधी जी का जो रोल है वह कैसा है। आज की क्लास में हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गांधी जी कैसे इसमें अपना अहम रोल अदा किए हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो गांधी जी का जो सफर है दक्षिण अफ्रीका, सूख गया लगता है क्या जी, आज ठीक हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए, तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए, 1915 ईस्वी में, ठीक है, वापस आते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने दिन रहे, तो लगभग 21 वर्ष रह गए। देख लीजिए, 21 वर्ष रह गए। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। मैंने कल की क्लास में बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना करता है ना। इतना ही नहीं, इंडियन ओपिनियन नाम के पत्रिका चलाते हैं। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और वहां अपना शिष्य किनको बनाया? नेल्सन मंडेला। किनको बनाया? नेल्सन मंडेला को बनाया। और जब तक रंग भेद पर पूर्णतः काम नहीं हो गया, उस पर काम मतलब शुरू नहीं हो गया, तब तक ये चैन से नहीं बैठे। भूख हड़ताल करना, सत्याग्रह करना, है ना, संगठित करना,
संगठन बनाना, ये सारा काम किनका था? गांधी जी का था, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और जब ये गांधी जी वहां देख लिए कि अब यहाँ हम बहुत सारे चेला हमने बना दिया है, शिष्यों को बना दिया है, जो यहाँ के सत्याग्रह को, आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है, चला सकता है, तब यह वापस आते हैं। लेकिन एक कहा इसमें है कि गांधी जी को वापस किसने लाया? दक्षिण अफ्रीका से भारत क्यों लाया गया? किसने लाया? यह सवाल उठता है। गांधी जी तो वहां काम कर रहे थे, फिर गांधी जी को यहाँ लाए क्यों? तो अपने मन से नहीं आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने मन से नहीं आए हैं, इनको लाया गया। तो लाने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। वह ऐसा शख्स है जो उन्होंने देखा कि भारत को इस भीषण परिस्थिति से बचाएगा तो एक ही वह व्यक्ति है, वह है गांधी जी। गांधी जी ही इसको बचा सकता है, देश की आजादी की ओर ले जा सकता है, देश को आजाद करा सकता है। वह एक ही पुरुष है, वह गांधी। गांधी में ऐसी हुनर है, ऐसी काबिलियत है कि जो है वो अंग्रेजों को यहाँ से भगा देगा। तो गांधी जी इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना गया है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का ये क्या है? राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु कहा गया किसका? गांधी जी का, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा गांधी जी क्या आप दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं, आपका अपना देश बर्बाद हो रहा है, अंग्रेज वहां तरह तरह के जो है कारनामे कर रहे हैं, लोगों को तरह तरह की जो है यातनाएं दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है लोगों की जिंदगी जो है बदतर होती जा रही है ना, देश का हालात खराब है, आप लौट आइए इंडिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1915 में ये भारत लौट आते हैं। और लौट कर जब ये आते हैं तो सबसे पहले ये भारत का जो है ये मुआयना करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनको कहा कि गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में ये आपका पहला कदम है, फर्स्ट स्टेज है, अर्थात आप प्रवेश ही किए हो, ये आपका द्वार है, प्रवेश द्वार। इसलिए आप पहले पूरे भारत का भ्रमण करिए, लोगों की समस्या देखिए, लोगों के साथ कहां पर कैसी समस्या है इसको समझिए, उसके बाद मैदान में उतरिए, तब सत्याग्रह कीजिए, तब आंदोलन करिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति क्या होता है, राजनीति में कैसे कौन कदम कब उठाना है, ये कौन सिखाए? गोपाल कृष्ण गोखले सिखाए। इसलिए गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस का गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? जरा बताइए, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? नहीं जान रहे हैं तो लिख लीजिए, गलत बात। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे ये गुरु C.R. दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, C.R. दास। बाबू यही C.R. दास हैं जो सुभाष चंद्र बोस को ज्ञान देने का काम किया। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चलाने के लिए इन्होंने ही तैयार किए इनको सुभाष चंद्र बोस। इसलिए C.R. दास को सुभाष चंद्र बोस का गुरु माना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु हुए किनके? गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी जब वापस इंडिया आते हैं, है ना, भारत आते हैं, भारत आए, कब आए? 1915 में आए। आते ही ये अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में सदाकत आश्रम बनाते। आते ही क्या करते हैं? अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है बाबू, गुजरात में पड़ता है, यहाँ क्या बनाए? सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम बनाए। क्यों बनाए? तो इसके उद्देश्य थे, सदाकत आश्रम बनाने के उद्देश्य थे
लोगों को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और स्वदेशी कपड़े खुद से तैयार करना और उसको पहनना। इस उद्देश्य से सदाकत आश्रम खोले। किसने खोले? तो गांधी जी ने खोले। कहाँ? अहमदाबाद। यहाँ साबरमती जो है वो कौन सी है? तो साबरमती नदी है बाबू वहाँ, साबरमती। तभी तो आप इनके गीत भी है, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, खड़ग बिना ढाल तूने दे दी आजादी। साबरमती के संग, तो इनको साबरमती का संत इसलिए कहा जाता है कि साबरमती नदी के किनारे ये बनाया गया। कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम। ठीक है। हाँ, जब छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा आश्रम था साहब। और यहाँ पुरुषों को महिलाओं को रखा जाता था और उनको खुद ट्रेनिंग देते थे। गांधी जी खुद सूत काटते थे और कपड़े बनाते थे, सूती कपड़े खुद से, और लोगों को ट्रेनिंग भी देते थे। चरखा है ना, चरखा पर सूत काटना और उसको फिर तैयार करना और उसको फिर यूज करना। तो स्वदेशी कपड़ों के लिए जो है ये आश्रम खास करके बनाया गया था, है ना। तो आते ही इन्होंने अहमदाबाद गुजरात में सदाकत आश्रम साबरमती नदी के किनारे ये स्थापित करते हैं। और उसके बाद ये देश का भ्रमण शुरू करते हैं। अब इनको इसी बीच में मौका मिल जाता है तो देश का भ्रमण ये करना शुरू करते हैं। और इसी सिलसिले में आप देखिए 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, इसको वार्षिक अधिवेशन कहा जाता है। अधिवेशन कहाँ हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ। कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। और इस कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी बहुत बड़ा रोल है इस लखनऊ अधिवेशन में। क्या है? तो यहाँ पर गांधी जी के प्रयासों से 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था, जहां पर कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो यहाँ दो दल हो गया, गरम और नरम दल। तो गांधी जी को यह पता चला कि भाई ये कांग्रेस दो भाग में बट गया है। तो गांधी जी ने सभी यहाँ लखनऊ अधिवेशन में कहा कि देखिए भाई, अलग अलग लड़ोगे एक, है ना, तो तुम्हारी लड़ाई सफल नहीं होगा। इसलिए हम सबको क्या करना होगा? एक साथ एक मंच पर आना होगा, तभी ये अंग्रेज हमसे डरेगा और हमारी बात सुनेगा, और तभी ये हमारे देश को आजाद कर सकता है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग एक हो जाते हैं तभी देश को आजादी मिल सकता है। तो लखनऊ अधिवेशन में चलिए ऐड कर लेंगे उसको। हाँ, तो राजकुमार शुक्ल है ना, राजकुमार शुक्ल, हाँ ठीक है। इसके कहने पर, इसके आमंत्रण पर गांधी जी 1917 ईस्वी में कहाँ आते हैं? तो बिहार। कहाँ आते हैं? बिहार के पश्चिम चंपारण आते हैं। और इस पश्चिम चंपारण में क्या हो रहा था? तो हो रहा था जबरन नील की खेती। हाँ, जबरन नील की खेती कराया जा रहा था। खेती किससे? तो किसानों के द्वारा। और नील की खेती जो है, जिस जमीन पर हो जाता था एक बार, वह बंजर हो जाता था, उस पर दूसरी कोई फसल नहीं हो पाती थी। लेकिन अंग्रेज भारतीय किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। क्यों भाई? तो नील को वह अपने देश में बेचता था और
अधिक मुनाफे कमाता था। यहाँ अगर रुपए में एक डब्बा खरीदा तो हुआ 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए में बेचा करता था। तो अपने हित के लिए यहाँ बिहार के किसानों का वह गला घोंट रहा था, उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा था। कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहा था ये काम। ठीक है, तो यहाँ पर नील की खेती, और तो इसके अंदर क्या था? 3 कठिया प्रणाली। ध्यान से सुनिएगा, 3 कठिया प्रणाली सिस्टम लगाया गया था। इसका कहने का मतलब हुआ कि 3/20, 3/20 कहने का मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा तुम्हें नील की खेती करनी ही होगी। 3/20 का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा जमीन तुम्हारे पास अगर है तो उसमें 3 कट्ठा में तुम्हें नील की खेती करनी है। अगर नहीं करोगे तो जमीन तुमसे हम छीन लेंगे और टैक्स बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे, इंप्रूव कर देंगे, फिर तुम भरते रहना, और नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। किसान की हालत ऐसी थी, दाने मुंह को मिलता नहीं, कपड़े पहनने को तो दूर। दाने मुंह में मिलते नहीं, कपड़े पहनने तो दूर। हालात ऐसे कि मौत आ जाए तो सिसक न हो। ऐसी परिस्थिति, ऐसी नौबत जो है इस पश्चिम चंपारण के किसानों के साथ था। गांधी जी जब पहले बार आए हैं क्या कहते हैं पश्चिम चंपारण, और वहां किसानों की मीटिंग बुलाते हैं, तो जब किसान का सभा लगा तो उस किसान की सभा में केवल पुरुष आए, महिलाएं नहीं आए। यह देखकर गांधी जी पूछ बैठे, कहा भाई लोग, किसान भाइयों, आप लोग तो आए हैं पर आपके जो घर के मालकिन है वो नहीं आई। तो सारे किसान चुप हो गए, मौन धारण कर लिए, सिर झुका लिए। कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्यों आपने सिर झुकाया? कहा कि उसको तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है गांधी। अरे बाबा, ये बात उनके दिलो दिमाग को झनकार दिया। कहा ऐसी परिस्थिति कि तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो गांधी जी ने वही प्रण लिए थे कि यहाँ के किसानों को हम खादी के कपड़े है ना खुद से बनाने का ट्रेनिंग देंगे, सूत काटेंगे और उसको फिर से वो कपड़े तैयार करेंगे और उसको पहनेंगे। तो गांधी जी ने वहाँ अपना जो है पुराना टाई कोट फलना चिलना जो है वो सब फेंक दिए और एक धोती मंगा करके वो खुद पहने और ओढ़े भी। तो यहाँ पर गांधी जी साधारण इंसान से एक विशेष इंसान बन जाता है। यानी उसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो वेस्टर्न चर्चिल जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने गांधी जी को क्या कहा? नंगा फकीर। कहा ये नंगा फकीर है। क्यों भाई? तो एक ही धोती पहना, उसी को तन पर लिया, कपड़े ये अपने शरीर को ढकता ही नहीं है। लेकिन उसकी बात तो समझेगा कौन? गांधी जी ने प्रण किया कि जब तक महिलाओं को कपड़े नहीं मिल जाता है ना, अरे महिलाओं को, देश को, पूरे संपूर्ण भारत को जब मैं ट्रेनिंग ना दे दूं तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, विदेशी कपड़े धारण ही नहीं करूंगा। तो उस दिन से वो जो है विदेशी कपड़े त्याग दिए और खुद से बना हुआ है ना सूती कपड़े धारण किए और वहाँ के महिलाओं को, पुरुषों को है ना चरखा चलाने का, सूत काटने का ट्रेनिंग देने लगे और खुद से कपड़े बनाने के ट्रेनिंग देने लगे। आई बात समझ में? तो देखिए गांधी जी कितने बड़े काम करते हैं। तो गांधी जी जब चले हैं तो देखिएगा गांधी जी के जो एक एक कारनामे हैं समस्या के अनुरूप वह काम किए हैं। जैसी जहां पर समस्या थी, देखिएगा पश्चिम चंपारण के अंदर वे केवल चरखा का ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, लोगों की पढ़ाई लिखाई, वहाँ के बच्चों के पढ़ाई लिखाई का भी व्यवस्था करते हैं। और गांधी जी अपने अकेले नहीं हैं, गांधी जी के साथ उसकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी है। कस्तूरबा गांधी भी जो है गांधी जी के साथ हैं, वो भी पश्चिम चंपारण के
किसानों को, है ना, और महिलाओं को स्कूल खोलते हैं और स्कूल में पढ़ाने का प्रबंध करते हैं। खुद है लड़का। कहावत आप लोग सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगड़ा। क्या कर सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, बात एकदम वही है। ये देख ले रहा है कि सर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनेंगे उसको समझ में नहीं आ रहा। वो लगे भैंस में भैंस, धोंच में धोंच टकराने। ये गधा कहीं, कैसा नालायक सब है। तो हमने क्या कहा, किसानों की दुर्दशा देखकर, किसानों की हालात देखकर गांधी जी वहां पर अपने विदेशी कपड़ों को त्याग देते हैं और स्वदेशी कपड़े धारण करते हैं, यानी संत बन जाते हैं। कैसा संत बन जाते हैं, तो नंगा फकीर, है ना, नंगा फकीर बन जाते हैं। इस बात को अंग्रेज क्या जाने कि गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति से कोई मतलब ही नहीं है ना। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 1917 का जो काल है, 1917, तो हाँ यहाँ पर मैंने लिखा है, तो पश्चिम चंपारण, ये 3/20 क्या था, 3 कटिया प्रणाली। और ये प्रणाली ऐसा चला कि धीरे 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 करके किसान के सारे जमीन बंजर हो गए साहब। अब उस जमीन पर कोई फसल लगे ही नहीं। अरे अब की बार 3 कट्ठा, फिर नेक्स्ट साल 3 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में 6 कट्ठा तो गया आपका बंजर। 3-4 साल में आपका टोटल जमीन क्या हो गया, बंजर। आप का खइबो, क्या बोल रहा है, नहीं आवाज आया यहाँ, खड़े जाओ। नहीं बाबू, मैंने बोला ना कि एक बार जिस खेत में नील की पौधे लग गए, वे जमीन बंजर हो जाते थे, वहाँ कोई फसल नहीं उगता था, धान मक्का गेहूं बाजरा कुछ नहीं। होता क्या है इनको पता नहीं चल रहा। हाँ, तो क्या कहा मैंने, धीरे धीरे बंजर हो गया। और वो जो है अब अन्न मिल नहीं रहा है, अन्न के लिए एक एक दाने के लिए वो किसान तरस रहे हैं, उसके बच्चे तरस रहे हैं, है ना। तो मैंने इसीलिए कहा, खाने को एक आने नहीं, एक दाने नहीं, कपड़े तो दूर, है ना। लोग सबसे पहले किसका प्रबंध करता है, भोजन। सबसे पहले भोजन। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले तो रोटी का प्रबंध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यही बात है। तो गांधी जी 1917 में चंपारण का कल्याण करने के लिए आते हैं और उनके प्रयासों से, है ना, उन्होंने आमरण अनशन किया, धरने पर बैठ गए। और जब धरने पर बैठ गए तो चंपारण के जिलाधिकारी को पता चला कि कोई फकीर आ गया है और वह धरना पर बैठ गया है। किसान का वो अपने आप को नेता कहता है और किसानों की बात करता है, और वह कहता है जब तक मेरी बात नहीं सुनेगा तब तक मैं धरना पर बैठे रहूंगा, मर जाऊंगा, भला, है ना। तो जिलाधिकारी को सूचना जाता है कि कोई फकीर आकर के जो है यहाँ पर सत्याग्रह कर दिया है, भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। तो बड़ा जुल्म हो गया, है ना। गांधी जी को कौन नहीं जान रहा है, गांधी जी को पूरी दुनिया जान रहा है। कहाँ से जान रहा है, तो घटना दक्षिण अफ्रीका से जान रहा है ना। इंग्लैंड को भी जो है उन्होंने दांत खट्टे कर दिए। इंग्लैंड सरकार को झुकना पड़ा, रेलवे डिपार्टमेंट को झुकना पड़ा। साहब कहा देखो तुम्ही ने, तुम्हारे डिपार्टमेंट ने फर्स्ट क्लास का टिकट दिया है, रे दिखाओ तुम किस आधार पर मुझे फेंका, किस आधार पर से मुझे बोगी से बाहर फेंक दिया है। कोई तुम्हारे पास कोई राइट, कोई अधिकार है? तो झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, डिपार्टमेंट को माफी मांगनी पड़ी गांधी जी से। तो मेरा ये कहना है ना, अभी क्या बोल कह रहे थे, कुछ कह रहे थे ना, अभी क्या कह रहे थे आप लोग, पता नहीं कहाँ ध्यान दे देते हैं। तो चंपारण के अंदर मैं ये कह रहा था कि गांधी जी
हाँ, ये मैं कह रहा था। देखिए, हाँ आया आप लोगों का कहीं ध्यान नहीं है। आप लोगों का ध्यान कहाँ है मुझे पता है। तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और यह सूचना जिलाधिकारी को जाता है। जिलाधिकारी जो है अब परेशान है तो भाई ये कौन आदमी आ गया है बिना मुझसे परमिशन लिए अनशन पर बैठ गया है, भूख हड़ताल पर बैठ गया है। तो फोन घुमाता है वो, है ना, अपने वायसराय को कहता है। वायसराय जो है इंग्लैंड यानी वहाँ के जो है प्रधानमंत्री को फोन करता है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, महारानी को फोन करता है। साहब कोई फकीर आ गया है चंपारण के अंदर और उसका नाम गांधी है। कह रहे वो गांधी वही दक्षिण अफ्रीका वाला गांधी होगा। तब वो तो बहुत खतरनाक इंसान है। अरे उसका बात मान लो नहीं तो वो बर्बाद कर देगा, है ना। उसके साथ पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया उसके पीछे है। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम लोगों को जिंदा जो है इंग्लैंड लौटने नहीं देगा इंडियन वाले हो। इसलिए उसको उसकी बात जाकर के सुनो और उसको जो है मनाओ किसी तरह से। तो जिलाधिकारी आता है, गांधी जी कहता पहले मेरे साथ जो कंडीशन है उस बात को सुनो और मेरी बात मानो तभी मैं अनशन से हटूंगा। तो गांधी जी के कंडीशन के अनुसार, वचन के अनुसार जिलाधिकारी को मानना पड़ता है और तब वह गांधी जी अनशन तोड़ते हैं और 3 कठिया प्रणाली को बैंड कर दिया गया। गांधी जी के प्रयासों से 3 कठिया प्रणाली पश्चिम चंपारण में क्या हुआ, बंद हो गया, बंद करवाया गया। और टैक्स जो किसानों के ऊपर दिया गया था, इस टैक्स को भी क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। और उसके बाद से जो है चंपारण की जिंदगी को आगे बढ़ाया गया। गांधी जी बहुत उसके बाद भी प्रयास किए हैं, इस तरह जगह जगह स्कूल खोल रहे हैं, उसमें कस्तूरबा भी पढ़ाते हैं और गांव घर के और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब मिल करके जो है स्कूल खोल दिए हैं जगह जगह, है ना। और सारे लोगों ने मिल करके जो है सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को आगे किया है ना। एजुकेशन सिस्टम बहाल करने का काम किया है। यानी लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो अपने अधिकार को जानेंगे, है ना। स्वतंत्रता क्या होता है, आजादी क्या होता है, आजादी के दीवाने परवाने कैसे जाते हैं, ये तभी तो जानेंगे, तभी तो समझेंगे जब लोग पढ़ाई करेंगे, आजादी की मतलब को समझेंगे। नहीं तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी गुलामी के जंजीरों में, मरते रह जाओगे उसके पिंजरों में। क्या तो आज के क्लास में बस इतना ही। यहाँ से के बाद की जो सफर है वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपको कल बताएंगे, लेकिन आज इतना ही।